जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़ गए हैं। जुड़ जाए, देखते हैं कितने लोग जुड़ गए हैं क्लास से आज के। देखें, सोनू अली जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून। और अंशु जी हैं, वेटिंग में हैं। और संजीव निगम, गुड मॉर्निंग। और भाई कष्ट के लिए खेद है, आप सभी लोगों ने इतना वेट किया। और हम आपको कल बता भी दिए थे कि इस समय यूपी टेट का एग्जाम चल रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है, यूपी टेट के एग्जाम के वजह से थोड़ा सा हम लोग क्या हो रहा है कि बच्चों का जो सोल्यूशन वगैरह कराना पड़ रहा है, हर पेपर का सोल्यूशन कराना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो कष्ट के लिए खेद है। आज से क्लास से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। तो फटाफट सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएं, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए पूछ रहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो विविध तथ्यों से वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने की कला सिखाता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस दैट टीचेस द आर्ट ऑफ ड्राइंग रिलायबल conclusions from diverse facts using the scientific method. To whom does this definition belong? तो बाउले, किंग, ए एल बाउले, और उसका सियूले एंड केंडल, कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर कौन सा होगा, कितने लोग बताएंगे। फटाफट बताइए कौन कौन लोग इसका आंसर बता रहे हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चन का। आप सभी लोग भी बताते चले, बढ़िया रहेगा ना। सोनू जी, अंशु, संजीव निगम, आप सभी लोग जुड़े हैं। अब सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका पहले नंबर वाले क्वेश्चन का। देखिए क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी लोग बताएं। क्या हो भाई, कहाँ है आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। कल हम थोड़ा फास्ट चल रहे थे, कई लोग बोल रहे थे सर अपने ही पढ़ रहे हैं, अपने ही बता रहे हैं। तो भाई आप लोग बताइए कम से कम ना। बताइए क्या होगा पहले नंबर वाले क्वेश्चन का। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो विविध तथ्यों से वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने की कला सिखाता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, आप सभी लोग बताएं। ए ऑप्शन है, देखिए सी, सोनू ओली जी। और किसी का आंसर बताइए, और कोई बताए क्या आंसर होगा इसका। सी, दो बार सी। प्लीज टेल मी, क्या बताना है सोनू जी, बताइए। आपको आंसर नहीं मालूम है। चलिए फटाफट सभी लोग बताएं। भाई देखिए कितने लोग, भाई आप लोग को मौका देना, एग्जाम आप लोग का है। आप सभी लोग बताएं कितने लोग आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सी आपने दिया है, चलिए ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये बाउले ने आंसर क्या है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो विभिन्न तथ्यों से वैज्ञानिक विधि विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने की कला सिखाता है। यह किसने कहा था बताइए, ए एल बाउले ने। यानी आंसर कौन हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तुलना का कार्य के अंतर्गत सांख्यिकी यानी कि फंक्शन ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत सांख्यिकी क्या है। केवल ग्राफ बनाती है, बी विभिन्न समूहों, समय और स्थानों के तथ्यों की सार्थक तुलना संभव बनाती है, सी है केवल डेटा संग्रह करती है, डी है भविष्यवाणी करती है। कौन सा आंसर होगा बताइए। इसका कौन सा आंसर होगा बताएं। अंडर द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन ओनली क्रिएट्स ग्राफ्स, इनेबल मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स एक्सट्रा डिफरेंट ग्रुप्स, टाइम पीरियड्स एंड लोकेशन। सी है ओनली कलेक्ट्स डाटा, डी है मेक्स प्रिडिक्शंस। क्या आंसर हो जाएगा बताएं इसका। बी, हाँ बी सही है, ठीक है ना। यानी सांख्यिकी में तुलना का कार्य क्या होता है, विभिन्न समूहों, समय और स्थानों के तथ्यों की सार्थक तुलना क्या करती है, संभव बनाती है। यह संभव किसके माध्यम से है बताइए, सांख्यिकी के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग बताएं, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जनगणना विधि का उपयोग किस परिस्थिति में अनिवार्य है। ए है जनसंख्या बहुत बड़ी हो, बी जांच विनाशकारी ना हो और परिशुद्धता अनिवार्य हो जैसे जनसंख्या गणना, सी क्या है बजट कम हो, डी समय कम हो। यानी अंडर what circumstances is the census method mandatory, the population is very large, the testing is non-destructive and precision is essential such as in a population census। सी है the budget is low, डी है time is limited। इसका आंसर बताएं सभी लोग क्या होगा।
किस नंबर वाले क्वेश्चन का? देखिए थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछ रहा है जनगणना विधि का उपयोग किस परिस्थिति में अनिवार्य है? जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो, कि बी वाले कंडीशन में, कि सी वाले में, कि डी वाले में? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हाँ, तीसरे का बी हो जाएगा अंशु जी, सही है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा बताइए? बी, जांच विनाशकारी ना हो और परिशुद्धता अनिवार्य हो, ठीक ना, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर देखिए, प्रश्नावली अनुसूची में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए तो पूछा है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल इज बोथ आर द सेम, द रिस्पोंडेंट्स fill out the questionnaire themselves, the schedule is filled out by the enumerator। सी क्या है? द रिस्पोंडेंट fills out the schedule themselves। डी है द questionnaire is used only in government surveys। इसका आंसर क्या होगा बताइए? फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि प्रश्नावली अनुसूची में मूलभूत अंतर क्या है। तो क्या आंसर है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चनियर क्या होता है? उत्तरदाता स्वयं इसमें भरता है, और शेड्यूल क्या होता है? प्रगणक द्वारा भरी जाती है, ठीक ना। यानी कि शेड्यूल में क्या होता है? प्रगणक, यानी कि जो एन्यूमरेटर है खुद उत्तरदाता के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरदाता क्या करता है? स्वयं चीजों को भरता है, यानी जो भी उत्तर देना होता है, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जिसका इसका ऑप्शन नंबर बी है सही है। सोनू जी आपका भी सही है। हाँ सोनू अली, आपने कई बार बी बी बोला, हमने आंसर देखा है, अभी इतना लंबा आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़िया, अगला बताइए, 6 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा? द एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज में अंतर क्या है? तो ये एक्सक्लूसिव में ऊपरी सीमा अगले वर्ष में शामिल, इंक्लूसिव में दोनों सीमाएं उसी वर्ष में। बी का है दोनों समान है। सी में इंक्लूसिव में ऊपरी सीमा अगले वर्ष में शामिल होगी। और डी क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज केवल डिस्क्रीट डाटा के लिए है। चलिए बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका मतलब समझिएगा, एक्सक्लूसिव में क्या हो? ऊपरी सीमा अगले वर्ष में। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 6 से 10 कर रहे हैं ना, तो जो ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग में शामिल हो गया, यानी कि 10, 6 से 10 है तो आगे क्या हो गया बताइए? 6 से मान लीजिए 14 हो गया, इस तरह है। तो जो ऊपरी सीमा है किस में शामिल है? अगले वाले में शामिल हो जा रहा है, ठीक है। और इंक्लूसिव में दोनों सीमाएं उसी वर्ग में होती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बताइए यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा बताइए? 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ का हमने आंसर बताया था, इसका क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर बताइए। अच्छा फिफ्थ वन है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंतर क्या है? ए है लेस देन सी एफ ऊपरी सीमा तक संचयी, मोर देन सी एफ निम्न सीमा से संचयी। बी दोनों समान होते हैं। सी क्या है? लेस देन सी एफ निम्न सीमा से, मोर देन सी एफ ऊपरी सीमा से। डी क्या है? लेस देन सी एफ केवल डिस्क्रीट सीरीज में होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताएं आप लोग? अच्छा 6 का ए, चलिए बहुत बढ़िया। 6 का ए किसने बताया था? 6 का ए बताया था सोनू जी ने। चलिए बढ़िया है। तो चलिए इसका बताइए आप लोग। 7 नंबर का क्वेश्चन बताइए, 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 7 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए? फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा कैसे? ओहो, हाँ छूट गया जल्दी में। देखिए आप फिफ्थ नंबर ध्यान दीजिएगा। देखिए odd one out data presentation, which of the following is the odd one out regarding diagrammatic presentation, यानी कि निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बताइए कौन सा विषम है इसमें? बार डायग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, डी क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो कौन सा इसमें अलग है बताइए? फिफ्थ नंबर का बताइए। फिफ्थ नंबर वाले क्वेश्चन का कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें पूछा ऑड वन आउट। तो ये देखिए यहाँ पे ये तीनों के तीनों डायग्राम से संबंधित है। देखिए ए बी और क्या सी, ठीक है। आंकड़ों से संबंधित एनालिसिस यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन डी देखिए इससे अलग है। डी क्या है? पूरी तरह अलग है। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ऑप्शन नंबर डी किसका सही है? सोनू अली जी का। सोनू अली जी ने आंसर क्या दिया बताइए? हाँ क्या आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन छूट गया था, थोड़ा हम ज्यादा ही जल्दी में हो गए लग रहा क्या? चलिए आप बताइए 7th नंबर बताइए। आप सभी लोग कहते हैं जल्दी काम शैतान का, तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जल्दीबाजी हो गई थी। चलिए बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा? असल बात है 65 क्वेश्चन होते हैं ना, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ता है। तो चलिए बताइए 7th नंबर का बताइए, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंतर बताइए क्या होता है?
ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप सभी लोग फटाफट आंसर दें। इन चारों में से कौन सा होगा, बताइए सभी लोग। देखिए लेस देन सी एफ क्या होता है? ऊपरी सीमा तक, ठीक ना। तो लेस देन सी एफ का मतलब सी एफ से नीचे रहेगा, तो भाई सीधी सी बात है, यानी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी से अगर नीचे होगा तो जाएगा तो ऊपरी सीमा तक, ठीक है। अब मोर देन सी एफ, अगर सी एफ से ऊपर होगा तो वो कहाँ तक जाएगा? निम्न सीमा तक जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई लोग क्या होता है, लेस होता है तो लेस के बगल में निम्न है, देखिए कई लोग इसको लगा दें, यहाँ लेस है तो यहाँ निम्न है, तुरंत अर्थ निकालने लगते हैं, तो अर्थ नहीं निकालना। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बताइए। 7 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सी नहीं होगा। हम जान रहे थे आप सी बोलेंगे, क्योंकि लेस है, लेस का अर्थ निम्न हो गया है। भाई सीधी सी बात है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर लेस है तो वो जाएगा कहाँ तक? ऊपरी सीमा तक जाएगा, ठीक है। लेस है लेकिन जाना कहाँ तक है उसको? ऊपरी सीमा तक जाना है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सोनू जी और संजीव जी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। भाई लेस का मतलब क्या है? भाई जो कम है, ठीक है, ठीक ना। अगर कम है तो ठीक है, वो कहाँ तक जा रहा है, बताइए। ऊपरी सीमा तक जा सकता है कि नहीं आ सकता है? और जो अधिक है वो कहाँ तक जा सकता है? वो निचली सीमा तक जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ नहीं लेना था, लेस है तो लेस का अर्थ निम्न, और यहाँ पे देखिए मोर है तो मोर का अर्थ ऊपरी, ये नहीं लेना था। आंसर क्या हो गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते समय पहले और अंत में शून्य आवृत्ति के काल्पनिक वर्ग जोड़े जाते हैं ताकि ए है ग्राफ बड़ा दिखे, बी पॉलीगॉन का क्षेत्रफल हिस्टोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर है और वह एक्स एक्सिस को स्पर्श करे, सी क्या है डाटा सटीक दिखे, डी क्या हो जाएगा रंग भरने में आसानी हो। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए। एर्थ नंबर वाले का आप सभी लोग बताइएगा, एर्थ नंबर वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा। पूछा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते समय पहले और अंत में शून्य आवृत्ति के काल्पनिक वर्ग जोड़े जाते हैं, तो कौन सा सही है? ग्राफ बड़ा दिखे, भाई बनाते समय पहले और अंत में शून्य जोड़ा जा रहा है, किस वजह से? कि आवृत्ति के काल्पनिक वर्ग जोड़े जाते हैं ताकि ग्राफ बड़ा दिखे, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पॉलीगॉन का क्षेत्रफल हिस्टोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर रहे, ठीक है, और वह एक्स एक्सिस को स्पर्श करे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब आ जाइए अगला। तो 9 नंबर देखिएगा सभी लोग। 9 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें। पी पाई चार्ट, तो क्यू क्या है? मल्टीपल बार डायग्राम। आर क्या है? सब डिवाइडेड बार। यस क्या है, बताइए? परसेंटेज बार। देखिए कुछ अलग तरह क्वेश्चन है। अब पी किससे मैच करेगा? 1 से, 2 से, 3 से कि 4 से? उसी तरह क्यू किससे मैच करेगा? 1 से, 2 से, 3 से कि 4 से? आर किससे मैच करेगा? 1 2 3 4 से? यस किससे मैच करेगा? 1 2 3 4 से? यही बताना है। तो बताइए 9 नंबर वाले का क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या बताता है? पाई चार्ट जो है प्रतिशत वितरण बताता है। क्या दिखाता है, बताइए? प्रतिशत वितरण, ठीक है। उसका से देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम, तो मल्टीपल बार डायग्राम क्या दिखाएगा? एक साथ कई चरों की तुलना। मल्टीपल में क्या होता है? तुलना ही होता है। तो देखिए P2Q3 कहाँ मिल रहा है? P2Q3 यहाँ मिल रहा है। तो चलिए बाकी आगे चेक कर लेते हैं। R4 सब डिवाइडेड बार, तो कुल और उसके घटकों की तुलना, ठीक है, सब डिवाइडेड बार है, सही है। उसका से S1, एस क्या है बताइए? एस परसेंटेज बार है, इसका दो श्रेणियों में विभाजन करना, सही तो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर कौन हो जाएगा, बताइए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाइए। डी नहीं होगा, ए होगा यहाँ पे। 9 का ए हो जाएगा। सोनू वाली जी आपका सही है। चलिए संजीव जी डी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? ए हो जाएगा। अब देखिए एक सारणी में टाइटल, कैप्शन, स्टब, बॉडी और सोर्स के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या होता है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, एक सारणी में टाइटल भी होता है, कैप्शन भी होता है, स्टब भी होता है, बॉडी भी होती है, सोर्स भी होती है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या होता है, बताइए आप सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वें नंबर का आंसर बताएं। ए बी सी डी, इनमें से क्या आंसर होगा, बताइए। ए बी सी डी में से सभी लोग फटाफट बताएं क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा फुटनोट। क्या आंसर होगा, बताइए? फुटनोट। यानी टाइटल, कैप्शन, स्टब, बॉडी और सोर्स के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फुटनोट बोलते हैं। अगला देखिए 11 नंबर। हाँ चलिए ठीक है, 11 नंबर बताइएगा। समांतर माध्य के बारे में निम्नलिखित में से डी किसने आंसर दिया? डी नहीं होगा इसका, इसका फुटनोट ही होगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे 11 नंबर बताएं। 10वें का बी सही था, 10वें का बी। चलिए बहुत बढ़िया, किसने बताया है? अभय सिंह जी ने बताया 10वें का बी, 10वें का बी सही है। हाँ, अब देखिए इसका बताइए, समांतर माध्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गुण असत्य है? तो दिया है कि देखिए साइन ऑफ समेशन होता है ना, यक्स के आधार पर गणना होती है, तो वो तो होता ही है। अब देखते हैं समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, यही होता है ना आपका, यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। तो ये बताइए इसके आधार पर तो गणना होती है, तो ये तो सही है। असत्य पूछा है, एक्सटर्नल वैल्यू से प्रभावित नहीं होता, यही आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कुछ आंकड़े दे दिए हो 3 4 5 6 7, ठीक है, पूछा जाए समांतर माध्य, क्या पूछा जाए? समांतर माध्य। तो क्या सूत्र होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके एक्सटर्नल वैल्यू यानी कि बाहर वाले वैल्यू हटा दिए जाए तो क्या समांतर माध्य इक्वल आएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो बोला है प्रभावित नहीं होता है, गलत बोला है। अगर एक्सटर्नल वैल्यूज निकाल लिए जाए तो समांतर माध्य प्रभावित होगा, यही गलत बोला, यही असत्य है, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि एल्जेब्रिकली ट्रीटेबल है। एल्जेब्रिक का मतलब अभी x+2 दे दे, या 3 दे दे, 4 दे दे और माध्य दे दे, पूछे x का मान बताइए, तो ट्रीट तो कर ही सकते हैं, सभी मानों पर आधारित होता है। तो हमारा आंसर कौन हो गया बताइए? 11 का कौन सा हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का बी, यानी एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता, यही गलत बोला है। जबकि समांतर माध्य क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। चलिए ठीक है, हाँ चरम मान उसको बोलते हैं। चलिए बढ़िया है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा है 12वां कि गुणोत्तर माध्य सूचकांक संख्याओं के लिए उत्तम है क्योंकि ये गणना आसान होती है। दूसरा क्या है बताइए? प्रतिशत परिवर्तनों को समान भार देता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइज करता है। सी क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज इग्नोर करता है। डी बताइए हमेशा एम से बड़ा होता है। इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए? हाँ चरम मान कह रहा, हम समझ गए भाई जी, आपने बोला हम तभी समझ गए। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। गुणोत्तर माध्य सूचकांक संख्याओं के लिए उत्तम क्यों है? ए आंसर होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा आंसर होगा इसका बताइए? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं? इसका आंसर हो गया प्रतिशत परिवर्तनों को समान भार देता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ बढ़िया, 12 का बी, ऑगिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से माध्यिका निकालने की विधि क्या होती है? तो ए बी सी डी में क्या होता है बताइए? आप लोग कर्व ऑगिव विधि से यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से आप लोग माध्यिका निकालते हैं, मीडियम निकालते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 12 का बी, बहुत बढ़िया संजीव जी, अभय सिंह जी आपने भी बढ़िया बताया, 12 का बी। चलिए इसका बताएं आप सभी लोग, 13 का बताइए, 13 का क्या हो जाएगा? अरे भाई आप सभी लोग माध्यिका निकाले होंगे। देखिए क्या होता है, वाई एक्सिस पे n/2 अंकित करते हैं, ठीक है ना, n/2 अंकित करते हैं, और एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं, तभी तो माध्यिका निकलती है ना। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 13 का आंसर क्या हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लास 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 10, 7, मोड विल बी, यानी बहुलक क्या होगा यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुलक दिया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला दिया है, और यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी वाले आप कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे बहुलक यानी मोड निकालना है, क्या निकालना है बताइए? मोड निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है? एल प्लस, देखिए यहाँ क्या हो गया? F1 माइनस F0, यहाँ क्या होगा? 2F1 माइनस F0 माइनस क्या है? F2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? H, यही फार्मूला होता है। तो जब भी क्लास इंटरवल दिया हो तो इसी तरह का फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमको देखना ये है कि लोअर लिमिट कौन सा लेंगे। तो देखेंगे जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ये 0 से 5 5 टाइम्स है, 5 to 10 क्या है? 8 टाइम्स है, 10 to 15 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स है। तो फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? यानी 0 से 5 5 ही बार है, 5 से 10 8 बार है, 10 से 15 15 बार है, 15 से 20 कितनी बार है? 10 बार है, 20 से 25 कितनी बार है? 7 बार है ना। तो ये बताइए सबसे अधिक 15 है, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसी को चुनते हैं। तो 10 से 15 वालों की बारंबारता यानी आवृत्ति ज्यादा है, तो इसका जो छोटा वाला होता है वही लोअर लिमिट होता है। यच क्या होगा? यच इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो 15 में से 10 घटा दो, क्या हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा, ठीक। और जो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है उसी को F1 बोलते हैं, उसके जस्ट पहले वाले को क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं, उसके जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं।
उसके जस्ट बाद वाले को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 5 है, ठीक है, लोअर लिमिट कितना है बताइए 5 है, प्लस ध्यान दीजिएगा F1 कितना है बताइए 15 है, F0 कितना है, F0 8 है। 2F1 यानी कि 15 का दोगुना कितना हो गया बताइए 30, माइनस F0 कितना है बताइए 8 है, F2 कितना है बताइए F2 10 है, H कितना है बताइए H 5 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस, ध्यान दीजिएगा 5 प्लस 15 में से 8 गया कितना है बताइए 7 है, और बटे देखिए 8 और 10 कितना हो गया बताइए 18, 30 में से 18 घटा दो कितना हो गया बताइए 12 हो गया, और गुणे कितना हो गया बताइए 5। तो अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मोड है यहाँ पे ना, मोड तो सही है, यल भी है, लोअर लिमिट भी सही है, इनटू क्या है F1 माइनस F0 7 है, सही है। H कितना है, H 5 है। गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, ये 5 है, 7 पच्चे 35, 35 में किससे भाग देना बताइए 12 से। तो 12 से अगर भाग देते हैं तो कोई वैल्यू तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे आने लायक। बारह दशमलव एक चार, 12.86। ओहो हो। हाँ सॉरी सॉरी, देख नहीं रहे थे, वही अभी चेक करना था। हम्म, एल की वैल्यू 10 है, वही करें गड़बड़ क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया था जल्दीबाजी में, असल बात हमने H यहाँ देख लिया था। थैंक यू बताने के लिए। देखिए यहाँ पे तो देखिए 10 है, प्लस अब देखिए यहाँ पे 15 में से 8 गया कितना हो गया 7 हो गया, 7 बटे 12, और गुणे कितना है बताइए 5, तो 7 पच्चे 35, तो 35 बटे कितना हो जाएगा बताइए 12। तो हम 35 में 12 से भाग देते हैं, देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, दशमलव जीरो, 12 नवा कितना हो गया बताइए 108 हो गया। तो कितना आ रहा है बताइए 2, तो 2.9, ठीक ना। तो 10 अब प्लस देखिए यहाँ पे 2.9 है, तो लगभग 12.9 आ रहा है, तो आंसर तो इसका लगभग में ही आता है। तो किसके करीब है देखिए यहाँ पे 12.86, किसके करीब है बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या आता है बताइए, हाँ 12.86, ठीक है। तो यानी कि 12.9 के करीब आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए 12.86। चलिए बहुत बढ़िया, क्या नाम है, द कॉमर्स सब कंप्लीट स्टडी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ am इक्वल टू 16 एंड hm इक्वल टू 9 gm विल बी। तो ये तो आपको मालूम होगा क्या आंसर होता है इसका, आपको बता देते हैं। देखिए तो gm इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, am इंटू क्या हो जाएगा बताइए hm, क्या हो जाएगा am इंटू hm हो जाएगा। तो am है कितना बताइए, am है 16 है, hm कितना बताइए hm 9 है। तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 9 किसका होता है 3 का, आंसर क्या हो जाएगा बताइए 12 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने देखा क्या है बताइए। अगर बात करें 15 नंबर वाले का, तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यही फार्मूला होता है, एक बार और बता देते हैं आप लोग सभी लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है जीएम इक्वल टू, ठीक ना, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, तो ठीक है। तो जीएम इक्वल टू रूट में क्या होगा एम इंटू एच एम। एम कितना दिया हो बताइए 16 दिया हो, एच एम कितना है 9 है, 16 किसका वर्ग 4 का, 9 किसका 3 का, 4 के कितना हो गया बताइए 12। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, 15 नंबर वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन सा नंबर है देखिए,
तो अगर बात किया जाए किसका, माध्य विचलन की गणना माध्य से करने पर इसका मान माध्यिका से की तुलना में हमेशा कम होता है, बी हमेशा अधिक या बराबर होता है, सी हमेशा बराबर होता है, डी कभी कभी कम कभी कभी अधिक। तो इसका आंसर कितने लोग देंगे फटाफट बताएं। इसका आंसर सभी लोग दीजिए, क्या है, माध्य विचलन की गणना माध्य से करने पर इसका मान माध्यिका से की तुलना, यानी माध्यिका से ना करिए, माध्यिका की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कि हमेशा अधिक या बराबर होता है, कभी कभी अधिक होता है, कभी कभी बराबर होता है, क्या होगा बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने लोग देंगे आंसर इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा। देखिए माध्य विचलन की गणना आप माध्य से भी करते हैं, माध्यिका से भी करते हैं। तो जब माध्य विचलन की तुलना माध्य से करते हैं तो उसका वैल्यू माध्यिका से या तो अधिक आएगा या तो उसके क्या होगा, बराबर आएगा। तो आंसर कौन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्लियर हो गया होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो 16 का आंसर बी होगा, यानी कभी भी आप निकालेंगे माध्य विचलन की गणना करेंगे तो माध्य से या तो अधिक होगा, नहीं, माध्य विचलन की गणना अगर माध्य से करेंगे फिर माध्यिका से करेंगे तो जो माध्य से किए रहते हैं माध्य विचलन की गणना, वो माध्यिका की अपेक्षा यानी कि किसके, मीडियन से अगर कंपेयर करें तो क्या होता है, उसके या तो इक्वल होगा या तो मोर देन होगा। तो 16 का बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए, प्रमाप विचलन, यह पिछले क्लास में भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर हम आप सभी लोग को बता देते हैं, कौन सा नंबर है ये बताइए, 17, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है, क्योंकि इसको पूरा समझ लीजिए कि मध्यमान निकालना पड़ेगा, फिर सूत्र में रखना पड़ेगा। तो प्रमाप विचलन पिछले क्लास में हमने बताया है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, किसी वितरण में P10 इक्वल टू 20, P50 इक्वल टू 40, P90 इक्वल टू 70 केलीज स्क्यूनेस होगा, यही पूछ रहा है कि केलीज का स्क्यूनेस क्या होगा, यही पूछ रहा है। बताएं आप सभी लोग बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट सॉल्व करें सभी लोग। पूछ रहा है केलीज स्क्यूनेस सॉल्व करना। तो देखिए क्या होता है बताएं, केलीज स्क्यूनेस अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P90 प्लस P10 -2 P50 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, P90 -P10। तो हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा। क्या निकालना होगा, तो केलीज स्क्यूनेस निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा, केलीज स्क्यूनेस निकालना होगा, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखिए क्या होगा। तो P90 कितना है बताइए, P90 यहाँ पे 70 है, P10 की अगर बात करें तो P10 20 हो जाएगा। ठीक है, -2 P50, P50 है कितना, P50 यहाँ पे 40 है, तो 40 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। P90 कितना है बताइए, P90 का वैल्यू कितना है बताइए, 70 है। ठीक है, और P10 का वैल्यू कितना है बताइए, 20 है। ठीक है, तो देखिए 70 और 20 कितना होगा बताइए, 90 होगा। 90 में से 80 घटा दीजिए, और 70 में से 20 गया कितना हो गया, 50। 90 में से 80 गया 10, 10 बचे 50, जीरो से जीरो काट दीजिए। 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.20। क्या हो जाएगा, 0.20। आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका स्केलिस क्या है, स्क्यूनेस है। तो कौन सा आंसर हो गया बताइए, 18 का ऑप्शन नंबर बी। तो उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए कि जब भी आपके एग्जाम में अगर पूछेगा केलिज स्क्यूनेस बताइए तो क्या फार्मूला है बताइए, P90 प्लस P10 -2 P50 अपन P90 -P10, ऐसे निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए लेपोकोटिक वितरण का व्यावहारिक उदाहरण है सामान्य तापमान वितरण। बी क्या है बताइए, शेयर बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले रिटर्न्स हैबिटल्स। सी क्या है, जनसंख्या की आयु वितरण। और बताइए वर्षा का वितरण। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए। इसका आंसर तो आप सभी लोग बता ही सकते हैं, व्यवहारिक है, इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए बताइए, लेप्टोकोटिक वितरण का व्यवहारिक उदाहरण बताना है। ए सामान्य तापमान वितरण है, बी शेयर बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले रिटर्न्स या हैबिटल्स हैं, सी क्या है जनसंख्या की आयु वितरण है, डी क्या है वर्षा का वितरण है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, लेप्टोकोटिक जो वितरण होता है वो क्या होता है, शेयर बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले रिटर्न्स होते हैं। रिटर्न्स जानते हैं ना, ठीक है ना।
तो वही उसको हैबिटल्स भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे अब आ जाइए 20 नंबर, इसमें क्या बताना है 20 नंबर वाले में। हाँ बहुत बढ़िया, 19 का भी। अब देखिए 20 निम्नलिखित में से विषम बताना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब में कौन अलग है बताइए। ये तो आसानी से आप लोग बता देंगे। 20 नंबर वाले क्वेश्चन का बताइए आंसर। 20 का आंसर सभी लोग बताएं, 20 का आंसर क्या होगा, इसमें अलग कौन सा है बताइए। आइए आंख मूंद के समझ लीजिए, केवल पलक झपकते आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक ना। केवल पलक झपकेंगे आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे आपको वैसे फर्क दिख रहा होगा, नाम से ही फर्क दिख रहा होगा, एक बार नाम पे जाइए आप सभी लोग। हाँ अंशु जी बहुत बढ़िया, क्या आंसर होगा बताइए, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये इन तीनों में मीन निकालना पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है ना, इसको विचलन बोलते हैं, मानक विचलन। तो ये तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जानकारी पर ही आने वाले हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा इसको। चलिए आ जाइए अगला, क्या बोला है, इन स्कैटर डायग्राम यदि बिंदु एक संकरी पट्टी में ऊपर बाएं से नीचे दाएं, ऊपर बाएं से नीचे दाएं जाती है तो एक है, ये बोला है उच्च धनात्मक सहसंबंध होता है, बी बोला है उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होता है, सी क्या बोला है कोई सहसंबंध नहीं है, डी बताइए आर इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा बताइए, 21 नंबर वाले का सभी लोग बताएं, 21 का क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा 21 का। 21 का आंसर क्या होगा, उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा, यानी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, की हाई नेगेटिव कोरिलेशन, की नो कोरिलेशन, की आर इक्वल टू जीरो। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बताइए, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, यानी बोलते हैं हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए बाजी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बी है आपका आंसर 22। तो n इक्वल टू कितना 10, x बार 5, y बार 4 है, x स्क्वायर 16 है, y स्क्वायर सम ऑफ समेशन y स्क्वायर इक्वल टू 25। और ये बताइए साइन ऑफ समेशन x y इक्वल टू 15। तो x और y मीन से विचलन है, तो इनकी व्याख्या क्या होगी, पूछ रहा है इसकी व्याख्या क्या होगी। यहाँ पर आर है, ध्यान दीजिएगा आर, और इसकी व्याख्या क्या होगी, तो आर की व्याख्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे बताइए। हाँ 21 का ये होगा संजीव जी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करना, देखिए क्या आंसर इसका हो जाएगा, कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन ऑफ समेशन एक्स वाई है, और यहाँ देखिए अंडर रूट में क्या है बताइए, अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर इन 2, और क्या है साइन ऑफ समेशन क्या है बताइए वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में रख के करना होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में रख के करेंगे, तो साइन ऑफ समेशन एक्स वाई है, किसका इसका वैल्यू कितना है बताइए, इसका वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ 15 रख देते हैं। अब रूट में चलते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए साइन ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना है बताइए, इसका वैल्यू 16 है इन 2, ये बताइए क्या है, इसका वैल्यू 25 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए 15 है, और ये बताइए 16 का वर्गमूल करने पे कितना होगा 4, 25 का वर्गमूल करने पे 5 होगा। ठीक है, तो 15 और ये देखिए 4 5 कितना हो गया बताइए 20 हो गया। ठीक, तो चलिए इसको काटते हैं, पानते हैं 15, 5 को 20, 3/4 आप जानते हैं 0.75 को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 0.75। ठीक है, तो ये देखिए 0.75 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, आंसर हो गया बताइए ऑप्शन नंबर ए। तो 22 का आंसर कौन हो गया बताइए, 21 का बी था आंसर सर, 21 का बी, हाँ 21 का बी है, 21 का बी होगा, सही है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इफ n इक्वल टू 6, ध्यान दीजिएगा, इफ n इक्वल टू 6 m इक्वल टू 3 टाइड रैंक दिया है। ठीक है, तो कोरिलेशन करेक्शन फैक्टर फॉर टाइड रैंक पूछा है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, बताइए कितने लोग यूज कर लेते हैं इसका, कितने लोग जानते हैं, अगर फार्मूला जानेंगे तभी कर पाएंगे इसको। तो चलिए देखिए बताते हैं क्या होता है। करेक्शन फैक्टर पूछ रहा है, अगर m इक्वल टू 3 है तो देखिए आंसर क्या होता है इसका, करेक्शन फैक्टर निकालना है, यानी आपको CF निकालना है यहाँ पे, तो m³ माइनस m इक्वल टू 12, यही रूल होता है। तो m का वैल्यू कितना है बताइए 3 है, 3 का क्यूब करेंगे, -3 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 12, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए 27, -3 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए 12 हो जाएगा, तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिए 24, 24 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बताइए 27 - 3 अपॉन 12 इक्वल टू 2,
कहाँ सॉल्व करके दिखाया? ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा आंसर है बताइए? ऑप्शन नंबर ए। तो 23 नंबर वाले क्वेश्चन का सभी लोगों ने आंसर देखा। तो 23 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सॉरी, यहाँ ए भी है सी भी है, दोनों भी है ना। तो ए भी वही है सी भी वही है, तो हम आंसर किसको लगाएंगे बताइए? हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए यही होता है एग्जाम में गलती, कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको अंशु जी कोई डाउट है क्या 21 नंबर का? 21 नंबर एकदम सही है, ठीक ना, वही आंसर होगा उसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू 25, वाई बार इक्वल टू 30, और ये बताइए सिग्मा एक्स इक्वल टू 5 है, सिग्मा वाई इक्वल टू 6 है, आर इक्वल टू 0.81 है, ठीक है। तो पूछ रहा है वाई पर एक्स का समाश्रयण समीकरण और एक्स का 30 पर वाई का अनुमान बताइए, ये पूछ रहा है। तो ये दोनों चीजें बतानी है, कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे करना होगा देखिए। तो सबसे पहले देखिए y पर, तो y पर x का निकालना है, तो हम पहले बी वाई एक्स निकालेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं? समाश्रयण गुणांक बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा बताइए? यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा y पहले है ना, और ये देखिए क्या हो जाएगा सिग्मा x। तो r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है यहाँ पे 0.8 है, देखिए केवल 0.8 है, 1 नहीं है, 1 गलती से है। देखिए तो 0.8 है। और सिग्मा वाई कितना है बताइए? सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई यहाँ पर कितना है? 6 है। और सिग्मा एक्स कितना है? सिग्मा एक्स 5 है, ठीक है। तो 8 छके 48, यानी 4.8। अब भाग देंगे तो 0.5 9 45, 5 छके 30, कितना हो गया बताइए? 0.96 आ गया। कितना हो गया? 0.96। किसका मान आ गया? बी वाई एक्स का। किसका मान आ गया बताइए? बी वाई एक्स का। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर ये बताइए बी वाई एक्स है, तो पहले वाई को लिया जाएगा। देखिए वाई माइनस वाई का मीन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का मीन। एक्स माइनस क्या हो जाएगा बताइए? एक्स का मीन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, बताते हैं इसको, ठीक। तो देखिए यहाँ पे y माइनस वाई का, तो y तो है नहीं, y पर x का समाश्रयण समीकरण निकालना है, तो y पर ही निकालना है। तो भाई y का वैल्यू तो दिया नहीं है इसमें, तो y के को ही तो आधार मान के निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, y माइनस वाई पर y का मीन है कितना बताइए? 30 है। कितना है? 30। बी वाई एक्स कितना आया बताइए? बी वाई एक्स आया 0.96। कितना है? 0.96, ठीक। उसका से ध्यान दीजिएगा x माइनस एक्स पे बार, तो पूरा पूरा x दिया है क्या? पूरा पूरा x, हाँ x दिया है, x दिया है 30। कितना दिया है? x दिया है 30। x हो जाएगा 30 माइनस x बार, देखिए x बार कितना है बताइए? 25 है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे देखिए, तो y माइनस 30 इक्वल टू 0.96 में किससे, नहीं 30 इंटू 25, 30 में से 25 माइनस करिए 5 हो जाएगा, तो 0.96 इंटू 5। तो देखिए 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, यहाँ पे 5 छके 30, 5 9 45, 3 48, 2 अंक बाद 0.4.80, माइनस 30 इधर भेज दीजिए, प्लस 30 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया बताइए? y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 30, सॉरी 30 4 34, 34.8। तो 34.8 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, किस में है बताइए? ए में है, बी में है, क्योंकि एक वैल्यू और निकालना है यहाँ पे। क्या निकालना है? एक वैल्यू और निकालना है, ठीक है। तो एक वैल्यू कब निकालना है ध्यान दीजिएगा? एक वैल्यू तब निकालना है जब एक्स का वैल्यू ना दिया हो। किसका वैल्यू ना दिया हो? एक्स का वैल्यू ना दिया हो। तो अगर हम एक्स का वैल्यू नहीं रखते यहाँ पे, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 30 नहीं रखते, तब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आता है, बस वही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब वहां पर वैल्यू क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसी रूल में देख लीजिएगा, ये जो रूल हमने बताया। तो यहाँ पे देखिए 34.8 तो आ गया। अब y का वैल्यू क्या होगा? ये होगा कि ये होगा? चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए y माइनस 30 है, y माइनस क्या है बताइए? 30 है। बी वाई एक्स कितना है? 0.96 है। और x की बात करें तो x को रहने देते हैं, अगर x का वैल्यू नहीं दिया रहे, क्योंकि x शामिल है यहाँ पे ना। और x का मीन कितना है बताइए? 25 है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, बहुत लंबा हो जा रहा है, जगह कहाँ लिया जाए समझ में आ रहा। अच्छा ये तो सॉल्व हो चुका है ना, तो इसको हटाते हैं। ये तो क्लियर है आप सभी लोग को, ठीक ना? ये तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको हटाते हैं।
y का वैल्यू आ चुका है 34.8, ठीक है। हमने इन दोनों को क्रॉस किया था, 34.8 इन्हीं में से कोई एक होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो y माइनस 30, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.96 में x से मल्टीप्लाई 0.96x, और फिर 25 में, तो 25 में करेंगे तो 25 छक 150, 0 15 हासिल, 25 9 225, 15 240 हो गया। यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव होगा बताइए, 2 अंक बाद, तो 24 हो गया, ठीक है। 30 को उधर लेते आइए, तो 30 को जब इधर लेते आएंगे तो 30 में से 24 गया 6 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 0.96x। तो ये वैल्यू कहाँ पर आया बताइए, y इक्वल टू 6 प्लस कितना है 0.96x। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू दोनों, y इक्वल टू 34.8 इसी में आया है, और 6 प्लस क्या होगा बताइए 0.96x, वो भी क्या है यहीं पर आया है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 24 का आप सभी ने देखा है आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप सभी को रूल याद होना चाहिए, 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे कोई दिक्कत देखिए, यहाँ पे 24 आया, 2 अंक बाद दशमलव, 24 घटेगा 30 इधर आएगा तो प्लस 30 होगा, प्लस 30 में से 24 गया 6, तो 6 को हमने इधर किया, इसको इधर खिसका दिया, तो y का वैल्यू इतना यहाँ पर आया, और 34.8 भी यहाँ पर आया है। हमको दोनों आंसर चाहिए, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जो 25वां नंबर है ना, उसी पर आधारित है, किस पे आधारित है बताइए, 24 नंबर पे ही आधारित है। बस वहां पे अंतर क्या था बताइए, बी वाई एक्स था, है ना। वहां पर देखिए, वहाँ y पर आधारित था, यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स ऑन वाई, यानी कि ये जो y है अब किस पे आधारित है, x पे। तो वहां पर देखिए, आप खुद देखिएगा कि वहां पर हमने जब y पर आधारित था तो बी वाई एक्स निकालते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए x पर आधारित है, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे बी एक्स वाई, और किस पे बताइए, उसी नंबर से, क्वेश्चन नंबर 24 से ही बोल रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 24 से बोल रहा है बी एक्स वाई, पहले देखिए बी एक्स वाई निकालना, सूत्र क्या है बताइए, आर, अच्छा बताइए y पहले था x बाद में था, तो y पहले था तो y को ऊपर लगते थे, सिग्मा y ऊपर होता था, लेकिन यहाँ पे x पहले है तो सिग्मा x ऊपर, सिग्मा y क्या हो गया बताइए नीचे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए r का वैल्यू शायद वहाँ पे 0.8 था, सिग्मा x कितना था, देखिए उसी क्वेश्चन पे आधारित है, सिग्मा x 5 था और सिग्मा y 6, तो ये 5/6, तो 5/40, यानी 4 बटे कितना हो गया 6.667 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यों डायरेक्ट कर दिया, 4 में 6 से भाग देने पर देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 0.667, किसका मान आया बताइए, बी एक्स वाई का। तो बी एक्स वाई का मान यहाँ पे 0.667 तो आया नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आया है, तो कहाँ कहाँ आया बताइए, बस आया है आपके बी में आया है, डी में आया है, ठीक है। सॉरी, बी में डी में नहीं आया है, कहाँ आया है, बी एक्स वाई इक्वल टू 0.667 ए ऑप्शन में आया है, और किस में आया बताइए, सी ऑप्शन में आया है। अब इन्हीं दोनों में से चूज करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, तो चलिए चूज करते हैं। तो देखिए जब वाई एक्स था तो वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई का मीन पहले लिखे थे, लेकिन यहाँ देखिए अगर एक्स पहले है तो क्या लिखेंगे बताइए, एक्स माइनस एक्स का मीन। देखिए इसी पे डिपेंड करता है, अगर y पहले होता है तो y माइनस वाई, वाई पे बार, और अगर x पहले होगा तो x माइनस एक्स पे बार। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस वाई पर बार। तो जो जो वैल्यू दिए हैं उनको लिखते चलते हैं। तो देखिए x का वैल्यू अब यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि हमको वैल्यू किसके रूप में निकालना है, वैल्यू जो किसके रूप में निकालना है, वैल्यू निकालना है हमको यहाँ पे x के रूप में निकालना है, तो सीधी सी बात है हमको x को लेना नहीं है, तो x बस वैसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि x को आधार माना गया है। x बार बस देखिए क्या है, x बार क्या है वहाँ पे, x बार 25 है, x बार कितना बताइए 25 है। यहाँ देख लीजिए बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई कितना आया है, बी एक्स वाई आया है 0.667, ये आया है 0.667 आया है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है बताइए, y से, किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, ठीक। y भी देखिए यहाँ पर है, y का बार लिखना पड़ेगा, तो y बार है कितना, y बार यहाँ पे 30 है, कितना है बताइए 30 है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो x इक्वल टू हमको निकालना है, तो x इक्वल टू हमको निकालना है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिखते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा 0.667y, ठीक है। और फिर 0.667 में 30 से मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, ठीक है ना।
और 0 भी है ना, तो कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, 20.010 आ गया। कितना आ गया बताइए, यहाँ पर आ गया -20.010। ठीक, उसका से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना था, -25 था ना, तो -25 को इधर भेज दीजिए, तो -25 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस कितना, 20.010, ये ना 20 कितना है 010, और प्लस इसको लास्ट में ले लेते हैं +667y। तो चलिए माइनस करते हैं, तो 25 में से हम क्या करते हैं, ये 20 कितना है बताइए 01, इसको माइनस कर, 10 में से 1 गया 9, ये 9 4 हो गया 4.99। तो 4.99 को हम अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 प्लस 0.667y, 5 प्लस 0.667y। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस 0.667y कहाँ पर आया बताइए, और देखिए, और उसके से बी एक्स वाई का भी वैल्यू 0.667, ये किस में आया बताइए, ऑप्शन नंबर सी में। किस में आया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आप सभी लोगों ने देखा, आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया 25 का सी। आंसर कौन हो जाएगा, 25 का सी। और इसके लिए आप सभी लोग को फार्मूला वगैरह खूब बढ़िया से याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तभी आप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ने देखा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या पूछा है, r² = 0.64 का अर्थ क्या है, ठीक ना, यही पूछ रहा है 64 का अर्थ क्या है। तो देखिए r = 0.64 इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की 64% भिन्नता को एक्सप्लेन करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की 64% भिन्नता को एक्सप्लेन करता है। डी है मॉडल 64% एक्यूरेट है। इसका आंसर कितने लोग बताएंगे, चलिए बताइए, इसका आंसर सभी लोग बताएं। r² = 0.64 का मतलब क्या है, r² यानी कैपिटल r² 0.64 का मान क्या है बताएं सभी लोग। कैपिटल r² क्या बोला है, 0.64 का वैल्यू कोई बताना चाहेगा, चलिए कोई बात नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। 0.64 को हम लिख सकते हैं 64/100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स होते हैं, x होता है और क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो x जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, y उस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो y जो है उसका कितना परसेंट है बताइए, 64% के बराबर है, यानी y का, यानी x जो है y के कितने के बराबर है, 64% के बराबर है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की 64% भिन्नता को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर हो कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ज्यादा इसमें कुछ करना है, देखिए 0.64 को बदल दीजिए 64/100। अब उसको बताइए किसका लेना होता है, ये 64/100 किसका लेना होता है बताइए, y का, किसका लेना होता है, y का। और आप जानते हैं 64/100 को हम क्या बोलते हैं, 64% बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, r = +0.90 आइसक्रीम सेल्स और ड्राउनिंग केस के बीच से निष्कर्ष निकाला जाए। पहला बोला है आइसक्रीम खाने से डूबने की घटनाएं होती हैं। तो ये बताइए आइसक्रीम खाने से कौन व्यक्ति डूबता है, क्या ये सही है, नहीं सही तो नहीं है। ठीक है, ये स्पूरियस कोरिलेशन है, दोनों गर्मी से प्रभावित हैं। सी क्या है, r = 0.90 महत्वहीन है। और डी क्या है, दोनों चर पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसको बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पे कोरिलेशन दिया है, तो इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा। देखिए किसका है बताइए, 27 का, कम से कम इसका तो बताओ भैया, 27 का सभी लोग बताएं, 27 का आंसर क्या होगा, आपको बता दे। देखिए आइसक्रीम भी हम गर्मी में खाते हैं, आइसक्रीम भी हम कब खाते हैं बताइए, गर्मी में खाते हैं। और ये बताइए गर्मी में ही हम क्या होते हैं, डूबते हैं भाई, गर्मी में हम क्या करते हैं, वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं। तो वाटर पार्क तो नहीं डूबेंगे, लेकिन नदी उदी में नहाने जाएंगे तो डूबने के केसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बताइए कि गर्मी में ही हम आइसक्रीम भी खाते हैं, गर्मी में ही वाटर पार्क
जाते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, आइसक्रीम खाने की वजह से हम नहीं न तो डूबेंगे और ना ही डूबने की वजह से हम डूब रहे हैं तो आइसक्रीम खाएंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये इतना कंफर्म है कि आइसक्रीम भी गर्मी की वजह से खाते हैं, वाटर पार्क भी गर्मी की वजह से खाते हैं। देखिए दोनों एक दूसरे से संबंध है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डूबने का कारण कौन है, डूबने का कारण आइसक्रीम खाने का कारण, चाहे डूबने का कारण कौन है, कोई तीसरा कारण है। तीसरा कारण कौन है बताइए, गर्मी। तो ध्यान दीजिए कोई दो आपस में संबंधित हो, ठीक ना, लेकिन किसी घटना के घटित होने का कोई अगर तीसरा कारण हो तो वहां पर आंसर क्या होता है बताइए, स्पूरियस कोरिलेशन होता है। दोनों यानी दोनों गर्मी थर्ड वेरिएबल से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं बताइए, थर्ड वेरिएबल। यानी आइसक्रीम भी खाएंगे तो वो भी किसके वजह से, गर्मी की वजह से। और डूब भी रहे हैं किस वजह से, भाई गर्मी हुआ। आप नहाने जाएंगे नदियों में, झील में, तो वहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यानी ये स्पूरियस कोरिलेशन है। कभी भी तीसरा व्यक्ति कोई कारण बने उसको स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं, यानी थर्ड वेरिएबल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन सभी लोग बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बोला हेटेरोसिडेस्टिसिटी की समस्या का पता लगाने के लिए उपयोग होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, बी क्या है, रेजिडुअल प्लॉट माइनस रेजिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यूज का ग्राफ, सी क्या है, कोरिलेशन मैट्रिक्स, डी है CHI स्क्वायर टेस्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा 28 का। तो 28 का आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला बताइएगा आप सभी लोग। इसमें मैच करना है, क्या करना है बताइए, इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का मिलान करें। तो मल्टी कॉलिनियरिटी यानी किससे रिलेटेड है, यानी पी किससे रिलेटेड है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से कि फोर्थ से। क्यू किससे रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। आर किससे रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। और एस किससे रिलेटेड है बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो यही बताना। तो बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी जो है किससे संबंधित है बताइए, ये संबंधित है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में उच्च कोरिलेशन के। यानी पी का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। अरे मिलान करते हैं ना, पी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्यू की बात करते हैं। तो हेटेरोसिडेसिटी इसका अर्थ क्या होगा बताइए, रेजिडुअल का पैटर्न नॉन कांस्टेंट माइनस नॉन कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये देखिए अभी पिछले ही में आपने देखा है, हेटेरोसिटी में क्या हुआ, रेजिडुअल प्लॉट है माइनस रेजिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यूज का ग्राफ। तो देखिए इसका आंसर आपके पिछले ही क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप देखिए P का यहाँ पे 2 हो जा रहा है, Q का क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो सब चेक करने की जरूरत नहीं है, P2Q1 कहीं और है नहीं है, कहाँ पर बताइए, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। कहाँ पर है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 29 का ए किसने बताया, अंशु जी ने बताया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 29 का ए बस मैच करना। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मैच कराने वाले, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक्स्ट्रापोलेशन से बचना चाहिए क्योंकि गणना में कठिन है। बी, डाटा की रेंज से बाहर प्रेडिक्शन अविश्वसनीय होता है, लीनियर रिलेशनशिप वहां नहीं हो सकता। डी, सी क्या है, आर स्क्वायर कम हो जाता है। डी क्या है, BYX बदल जाता है। तो पूछा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक्स्ट्रापोलेशन से बचना चाहिए क्योंकि, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताइए। ये आपका हो गया 30। तो 30 का कौन सा आंसर होगा बताएं सभी लोग, 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा सभी लोग बताएं। जो क्वेश्चन बताया जाए उसको आप सभी लोग रिवाइज करते चलिएगा, रिवाइज करते चलेंगे तभी सही रहेगा, ठीक ना। तो उसको घर पे आप सभी लोग रिवाइज कर लिया करिए। बाकी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन उनको पहले आप देखते जाइए कैसे सॉल्व हो रहा है, और सारे फॉर्मूलेज वगैरह जब तैयार होंगे तभी कर पाएंगे। तो 30 का बी, हाँ बहुत बढ़िया। जवाब कुछ कम आ रहे हैं, असल असल बात है सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटा की रेंज से बाहर प्रेडिक्शन अविश्वसनीय हो सकती है, ठीक है ना, लीनियर। चलिए अब देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन, ये तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता देंगे। आधार वर्ष बेस ईयर के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष बहुत पुराना हो, बी वह आर्थिक दृष्टि से सामान्य स्थिर असाधारण घटनाओं से मुक्त हो, सी वह केवल वर्तमान वर्ष से 5 वर्ष पूर्व हो, डी क्या है, उस वर्ष मूल्य न्यूनतम हो। चलिए बताइए,
हमको बेस ईयर लेना है। बेस ईयर कैसा होना चाहिए? बेस ईयर, कोई ईयर हमको आधार बनाना है इकोनॉमिक के वे में, तो किस तरह का बताइए बेस ईयर सबसे बढ़िया होगा? इसमें आंसर कौन सा होगा? केवल संजीव जी बता रहे हैं, अंशु अभी बताए थे क्वेश्चन, बाकी लोग? अरे भाई, कभी भी किसी ईयर को आधार मानेंगे तो कोशिश करेंगे उस ईयर को आधार माने जो आर्थिक दृष्टि से सामान्य हो, कोई बहुत उथल पुथल ना हो आर्थिक दृष्टि से, नहीं तो इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा, स्थिर हो और असाधारण घटनाओं से मुक्त हो, तो उसी को हम बेस ईयर मानेंगे, तभी तो तुलना कर पाएंगे। बहुत उथल पुथल वाले जब ईयर को हम बेस ईयर मानेंगे तो क्या हम तुलना कर पाएंगे? तो बहुत बढ़िया। हाँ संजीव निगम जी, 31 का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 का बी। अब आ जाइए 32 पे, देखिए 32। तो 32 का आंसर क्या होगा? तो ये तो हम आपसे पूछ भी चुके हैं, ठीक है। क्या निकालना है इस पे? लेट्स प्रेस इंडेक्स 148 और पाश्चे इंडेक्स 138। निकालना क्या है? ये नहीं दिया है। हम्म, क्या निकालना दिया नहीं, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बस दो वैल्यूज दे दिए हैं, निकालना क्या है ये मालूम ही नहीं है। यानी चलिए इसको एक बार चेक करते हैं क्या है, पूछा क्या है इसमें। टाइपिंग मिस्टेक है टाइप करते समय। क्लास से जुड़े रहिए आप लोग, बस इस क्वेश्चन को सही कर दें, कहीं टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। अच्छा, पूछ रहा है फिशर आइडियल इंडेक्स, क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है, ठीक है, यही बताना है। हाँ फिशर बताना ना, हाँ फिशर बताना, सही है। तो क्या निकालेंगे आप सब सभी लोग? हमको भी वही लगा था, वही बताना है, लेकिन कहें भाई एक बार चेक कर लें। तो क्या आप सभी लोग इसको फाइंड करेंगे, क्या आंसर होगा? सभी लोग बताएं। फिशर तो आप लोग निकाल ही लेंगे, कल वाले कल का जो पेपर था उसमें हमने आपको बताया था, तो बताएंगे 32 का आप सभी लोग? 32। अंशु जी ओह क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, तो यहाँ बताइए फिशर निकालने का फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू क्या होता है? पी। तो एल इंटू पी, एल क्या है बताइए? 148 है, और पी क्या है बताइए? 130। हाँ, 148 है, 138 है। सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। इसका हम बता देते हैं आंसर कितना जाएगा, तो आप सभी लोग कर लीजिएगा। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 133 के, सॉरी 143। लगभग में इसलिए नहीं निकाल सकते, देखिए सारे आंसर करीब में है, सारे आंसर क्या है बताइए? करीब में है, ठीक है। तो इसको निकालने में टाइम लग सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 143, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है बताइए? स्क्वायर रूट निकाल लेना। चलिए 33 में आ जाइए। तो 33 क्या है बताइए? 33 है, भारत में WPI को 2004-5 से 2011-12 सीरीज बदलने का मुख्य कारण था। तो क्या था? कम वस्तुएं शामिल करना, अर्थव्यवस्था की बदली संरचना को रिफ्लेक्ट करना, नई वस्तुएं नए भार। सी क्या है? केवल मूल्य बदलने के लिए। डी है सरकारी आदेश से। तो क्या आंसर होगा बताइए इसका? इसका आंसर क्या होगा? सरकारी आदेश से है, क्या है बताइए? चलिए बताएं, भारत में WPI को 2004-5 से 2011-12 सीरीज बदलने मुख्य कारण बताएं क्या है? अरे भाई सीधा सा कंडीशन है, क्यों बदला जाएगा बताइए? अर्थव्यवस्था की बदली संरचना की वजह से, यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बदली संरचना को रिफ्लेक्ट करना, नई वस्तुएं नए भार, है ना। तो यही मेन रीजन है आपका, ठीक है। तो 33 का बी, बहुत बढ़िया संजीव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करना है देखिए। 34 नंबर, ठीक है। तो आधार वर्ष में
x इक्वल टू क्या है बताए, P0 इक्वल टू 10, Q0 इक्वल टू 100, ठीक है। चालू वर्ष में क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 12 और Qn इक्वल टू 120। तो लास्ट पेयर क्वांटिटी इंडेक्स, कितने लोग बताएंगे इसके बारे में, बताइए। तो बहुत सिंपल है, आप लोग आंसर बता लेंगे। चलिए बताइए क्या पूछा है, बताएं सभी लोग। सभी लोग बताएं इसका आंसर, 34 का आंसर सभी लोग बताएं, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी लोग दे सकते हैं। कोई बताएगा? ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है। तो क्या आप बताइए 34 का आंसर गलत है? क्यों रॉन्ग होगा भाई, रॉन्ग तो नहीं है, कैसे रॉन्ग है बताइए। Q1 P0, तो Q1 तो दिया हुआ है, Q1 है कितना बताइए, Q1 है 120, P0 कितना है बताइए, P0 10 है, Q0 Q0 कितना है बताइए, Q0 यहाँ पे 100 है, P0 बताइए 10 है, इनटू क्या हो जाएगा 100। चलिए चेक करते हैं, 10 से 10 कट गया, 100 से 100 कट गया, 120 तो आंसर आएगा इसका, सही तो है, कहाँ गड़बड़ है, आंसर आ जाएगा 120। ये फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स का क्या होता है, Q0 P0 अपान क्या होता है, Q0 P0 इंटू 100। तो क्या आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। 120 आंसर होगा, गलत नहीं है इसका। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 का आपने डी दिया था, डी नहीं होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग, लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स का। तो Q1 P0 अपन Q0 P0 इंटू 100 है। चलिए बताएं फटाफट आप सभी लोग, क्या समझ गए सभी लोग। देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन में अगर फार्मूला याद है तो आराम से कर लेंगे, ना तो आपको हमेशा समस्या होनी है, ठीक है। तो देखिए लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर्मूला याद हो गया आपको, Q1 P0 अपन Q0 P0 इंटू 100। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना, और ऐसा नहीं है कि इसका गलत नहीं है, ठीक ना। चलिए सभी लोग समझ गए कि नहीं, बताइए तो आगे बढ़े। क्लियर है सबको? कहाँ है सन्नाटा भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं आप, किसी को डाउट है? सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, पूरी तरह सही है। चलिए अब देखिए 35। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, निम्नलिखित में से विषम बताना है। तो विषम बताना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा, कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होगा, कि सर्कुलर टेस्ट होगा, कि स्टूडेंट्स टेस्ट होगा। तो ए बी सी डी में से आप सभी आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया संजीव जी। सारी चीजें अंशु जी आएंगे, आप प्रैक्टिस आएंगे, प्रैक्टिस सेटअप लगाते रहिए, सारी चीजें हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप सॉल्व करते, रेगुलर प्रैक्टिस सेट से बने रहें, सारी चीज़ें आपको समझ में आए। क्योंकि समय का अभाव, हमने आपको पहले भी बताया था कि समय का अभाव है, ठीक है। अब इधर केवल प्रैक्टिस सेट लगेगा, समय बहुत कम है, 26 जुलाई नज़दीक है आपके। चलिए इसका आंसर होगा बताइए, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विषम है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखिए इसका बताइए 36 का। तो 36 नंबर आप सभी लोग बताइए क्या होगा। भारत में मातृ मृत्यु दर MMR SRS 2018-20 के अनुसार राष्ट्रीय MMR था।
तो क्या था बताइए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है? भारत में मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल mortality ratio MMR in India according to SRS 2018-20 the national MMR was, क्या था बताएंगे आप लोग? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। 97 पर लाख लाइव बर्थ, यानी जो भी लाइव बर्थ थे, ठीक ना, उन पे कितना था बताइए? 97 था। कितना? ठीक। क्या था बताइए? MMR पूछा है। क्या पूछ रहा है? MMR। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताइए 37 नंबर। 37 में रूल ऑफ 70 के अनुसार यदि वार्षिक वृद्धि दर R बराबर 2% है तो जनसंख्या दोगुनी होने में लगभग कितने वर्ष लगेंगे? तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 70 इफ द एनुअल ग्रोथ रेट इज R इक्वल टू 2% अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल? तो क्या आंसर होगा इसका बताएं। इसका आंसर संजीव जी ने बताया ए। किसका बताया? ए। 36 का थे 37 का? हाँ ठीक है, ए हो गया। देखिए यहाँ पे इसका आंसर बताएं सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला है। नासिर जी जुड़ गए, राधे राधे। बड़ा देर से जुड़े लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है। देखिए तो रूल ऑफ 70 के अनुसार पूछ रहा है कि जनसंख्या दोगुनी कितने वर्ष में होगी। तो ये डबलिंग टाइम जब भी पूछे, ध्यान दीजिएगा, डबलिंग टाइम अगर पूछ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 हमेशा ऊपर होगा, ठीक ना, 70 रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रेट यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो देखिए 70 है, रेट कितना है बताइए? 2 है, 2 से काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 35%। क्या हो जाएगा? सॉरी वर्ष ना, सॉरी कितने वर्ष में? तो 35 वर्ष में। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी लगभग कितने वर्ष में वह दोगुनी हो जाएगी? तो हो जाएगी कितने वर्ष में बताइए? 35 वर्ष में। तो बस सिंपल इसी तरीके से कर लेना है। 37 का आंसर आप लोग समझ में आ गया होगा, यानी आंसर हो गया हमारा कौन सा? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे, देखिए इफ वन L0 इक्वल टू L0 यहाँ पे लाइफ से मतलब है, देखिए कितना है L0, यानी कि जब बच्चा जन्म लिया तो उस समय जीवित बच्चों की संख्या है, और 1 वर्ष के बाद ये जीवित बच्चों की संख्या L1 हो गया। यहाँ पे Q0 है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? इसको निकाला कैसे जाएगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेथ निकाला जाएगा, तो डेथ D0, ठीक ना। तो D0 जब निकालेंगे तो बताइए इतने जीवित बच्चे थे जन्म के समय, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद बस इतने बचे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख में से कितने बचे हैं? 98,500 बचे हैं। तो कितने मर गए होंगे बच्चे, वही निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा बताइए? 98,500। तो घटाने पे कितना आएगा बताइए? घटाने पे आ जाएगा ये 1500 आ जाएगा। घटाने पे कितना आएगा बताइए? 1500। घटाने पे आ जाएगा 1500, ठीक। उसके से क्या पूछा है? इसका पूछा है कि Q0, तो Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Q0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रूल होगा D0 अपान L0। यहाँ पे देखिए L0 L1 है, ठीक ना, यहाँ लाइफ से मतलब है, ठीक ना, L0 L1 है। तो D0 आया कितना बताइए? 1500 है, और L0 कितना है बताइए? 1 लाख। कितना बताइए? 1 लाख। तो सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो है, 3 अंक बाद 0.015। तो 0.015 कहाँ पे है? 0.015 यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो देखिए कैसे करना था, क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए जन्म के समय कितने बच्चे मतलब थे, मतलब जिंदा जो बच्चे थे, जीवित बच्चे थे, इतने थे, लेकिन 1 साल बाद कितने जीवित बच्चे हैं बताइए? 98,500। तो कितने डेथ हुए हैं कैसे पता चलेगा? L0 में से L1 माइनस कर दिए, आ गया 1500, ठीक है। और यहाँ पर हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालना है। तो अगर मोर्टेलिटी रेट निकालना है तो जितने डेथ हुए हैं, ठीक ना, उनका रेट निकालना है। तो डेथ ऊपर, और तुलना किससे करेंगे? जो बेस था पहले जीवित जो बच्चे थे उससे तुलना करोगे ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 0.015। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। आंसर कौन सा हो गया बताइए? आंसर हो गया आपका 38 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 39। तो 39 देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला है? LX 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग फ्रॉम एज X to X+1
dx personal alive is x, px those dying at age x, ex 0 क्या है, expected remaining life at age x, करेक्ट। देखिए यहाँ पे देखते हैं, हाँ तो एलेक्स वही हो गया, अभी पिछला बताया था, एक्स आयु पर जीवित व्यक्ति, ठीक ना, तो पी टू हो गया यहाँ पे, पी का टू हो गया। क्यू देखिए, क्यू का क्या हो जाएगा, डी एक्स है, हाँ, एक्स आयु पर प्रत्याशित शेष जीवन, ठीक है, उसके बाद से पी एक्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी का टू, क्यू का क्या है बताइए थ्री, आर देख लेते हैं, आर सही है क्या, आर पी एक्स है, एक्स से एक्स प्लस वन तक जीवित, हाँ सही तो है, पी एक्स भी सही है, तो सही है आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम देख रहे हैं कि ये जो पेपर है उसमें ज्यादातर जो ऑप्शन बना है, कौन सा बना है, ऑप्शन नंबर ए बना है। चलिए अंशु जी ने क्या बताया, अंशुल नाम है आपका, अच्छा हम अंशु बोलते हैं, 39 का सी बोला है, ठीक है, सी नहीं होगा इसका, इसका ए ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र किस आकार का होता है, जेड आकार का, यू आकार का, उसके बाद से घंटी आकार का, एल आकार का, कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा, सभी लोग बताएं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कि सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र किस आकार का होगा, जेड आकार, सॉरी जे आकार, यू आकार, घंटी आकार, एल आकार, बताएं सभी लोग आंसर क्या होगा इसका, बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा घंटी आकार, सामान्य वितरण है ना, सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र किस आकार का होता है, घंटी के आकार का। चलिए अगला बताइए, अगला क्या है, देखिए अगला पूछा है, हाँ 40 का बी, ठीक है, 40 का बी नहीं होगा भैया, 40 का बी कौन बता रहा है, बी नहीं होगा, सी होगा, घंटी के आकार। 41 नंबर बताइएगा आप लोग, 40 का बी नहीं सही है, घंटी आकार सही है, देखिए यहाँ पे 41 ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द एफ टेस्ट यूज्ड फॉर, एफ परीक्षण, एफ टेस्ट का उपयोग किसमें होता है, दो माध्ययों की तुलना, दो प्रसरणों की तुलना, सहसंबंध में माध्यिका में। चलिए बताइए 41 का आंसर बताइए क्या होगा, 41 का आंसर आप सभी लोग बताएं, 41 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं सभी लोग। देखिए आंसर हो जाएगा दो प्रसरणों की तुलना, क्या हो जाएगा, दो प्रसरणों की तुलना। अब देखिए 42, देखिए 42 की अगर बात करें तो प्रमाणिक त्रुटि किसका माप है, प्रतिदर्श माध्यों के विचलन का, जनसंख्या माध्य का, बारंबारता का, सहसंबंध का, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदर्श माध्यों के विचलन का। अब आ जाइए आगे क्या होगा, 43 नंबर देखिए, 43 नंबर की अगर बात करते हैं, इन एन एपी इफ द pth term is q and qth term is p then the p plus qth term will be p plus q, q p minus q, p into q क्या होगा, एपी में पीवा पद q है, क्यूवा पद p है, p प्लस क्यूवा पद बताइए। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, देखिए एपी में पीवा पद, तो पीवा पद का मतलब pth टर्म अगर निकालना हो तो देखिए क्या होगा, पीवा पद निकाल लीजिए, क्या होगा बताइए, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, इक्वल टू क्या हो गया क्यू। अब देखिए क्यूआ पद पूछ रहा है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बताइए, क्यू माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू क्या हो गया बताइए पी, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो यानी कि 2 माइनस वन, तो जब 2 माइनस वन करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्यू माइनस पी हो जाएगा, क्यू माइनस पी हो जाएगा, माइनस डी में से माइनस डी घटाएंगे तो डी से डी कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस क्यू, क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक, नहीं यहाँ पर डी कॉमन भी होगा, डी इसके साथ भी आएगा ना, डी कॉमन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, डी कॉमन हो जाएगा, तो जब डी कॉमन हो जाएगा तो देखिए क्यू माइनस पी, यहाँ डी है, पी माइनस क्यू को हम क्यू माइनस पी बनाते हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये क्यू माइनस पी ये भी हो गया, तो क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी कैंसिल हो गया, माइनस वन, डी इक्वल टू हो गया माइनस वन, तो डी का वैल्यू माइनस वन हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो चलिए ए है, ए प्लस पी माइनस वन, ठीक है,
और डी, डी की जगह -1 कर लिया इक्वल टू क्यू। इक्वेशन 1 में हमने डी का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए हो गया, माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस पी हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, इक्वल टू क्यू। अब देखिए इसको उधर भेजिए तो उधर जाएगा तो क्यू माइनस पी हो जाएगा, क्यू प्लस पी, +1 उधर जाएगा तो -1, ठीक। ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिए कैसे करना है आगे। आगे निकालना p प्लस क्यूआ पद, तो p प्लस क्यूआ पद निकालना है तो रूल हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू -1, ठीक ना। आप जानते हैं समांतर श्रेणी में यानी एपी में क्या सूत्र होता है, a प्लस n -1 इंटू डी, तो उसी पर रख रहे हैं। अगर पूछा है p प्लस क्यूआ पद तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे q प्लस p -1, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, p प्लस क्यू -1 है, d का वैल्यू -1 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए q प्लस p -1 है, -1 का मल्टीप्लाई करिए p में -p हो जाएगा, प्लस q में -1 का -q होगा, -1 में -1 का मल्टीप्लाई +1 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो q से -q कट गया, p से -p कट गया, -1 से +1 कट गया, आंसर आ जाएगा 0। तो 0 कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर बी है। तो 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा 43 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो गया बताइए, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है बताइए, ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 43 का आप सभी लोगों ने देखा, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए भाई, तभी तो हमको पता चले कि आप सभी लोग को समझ में आया है। कमेंट्स करके जरूर बता दें। क्लियर है आप सभी लोग को, एपी का क्वेश्चन है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था एपी का। हार्ड तो है हार्ड तो है भाई, एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे इस टाइप के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 3 संख्याएं जीपी में है, यदि उन्हें क्रमशः 1, 2 और 19 जोड़ने पर एपी में आ जाती हैं तो वे 3 संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन गलत था, इसको काट दीजिएगा। पूछे क्यों, बोला तीनों संख्याएं जीपी में है, उनमें क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, 19 जोड़ा जाए तो एपी में आ जाती है। यानी कि ये जो संख्याएं एपी में होनी चाहिए, एपी में तब होंगी जब इनके बीच का अंतर बराबर होगा। देखिए 8 है, 36 में से 12 गया, 6 में 2 गया, 4, 3 में 2, क्या बराबर अंतर आ रहा, नहीं आ रहा है। यहाँ भी देखिए 4, 4, 8, है ना, और 8, 4, 12 आना चाहिए, 16 दिया हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6 नहीं है, 3, 3, 3, 6, 9, 9, 6, 15 आना चाहिए। तो कहीं भी कोई एपी के सीरीज में नहीं बैठा है, इस क्वेश्चन को हटा ही दिया जाएगा। 44 आपका सही नहीं है, ठीक है ना। 44 में देखिए जो तीनों है, ये जो सीरीज में है, ये सब एपी में आना चाहिए। एपी कब होता है, जब इनके बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको हटा दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला 45 नंबर। देखिए 45 नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए, 1। हाँ सही है, ये तो सूत्र सही है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, 1/2 a प्लस बी गुणे एच। वृत्तखंड, तो वृत्तखंड हो जाएगा आपका, हाँ सही है। तो देखिए p का 1, q का 2, r का 3, s का 4, ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा, सही है। कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। गजब का पेपर बना है, जितने मिलान वाले हैं सबका आंसर क्या रखा है, ऑप्शन नंबर ए रखा है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आप सभी लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर हम आप सभी को बता देते हैं, 756 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी लोग करके आएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं इसमें दोहराव ना हो और संख्याएं 2000 से बड़ी हो। तो बताइए हमको 4 अंकों की संख्या अगर बनानी है तो 4 बॉक्स लेंगे, बॉक्स वाले तरीके से करते हैं इसको। कितने लेंगे बताइए, 4 बॉक्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 बॉक्स लिया जाएगा। 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक। और बोला है कि संख्या 2000 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2000 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस जगह पे जो संख्या होनी चाहिए या तो 2 के बराबर होनी चाहिए
या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो 2000 से बड़ा होगा ना। तो ये बताइए, दो यानी 2 हो या तो 3 हो या तो 4 हो या तो 5 हो, तो 4 संख्याओं का जगह यहाँ हो सकता है। ठीक। और संख्याएं टोटल कितनी है बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 6 में से हमने एक संख्या तो लिख दिया, बचे कितने बताइए, 5। रिपीट करना नहीं है ना, कि छठे नंबर को फिर से रख दें, रिपीट तो करना नहीं है। तो बताइए 6 में से हमने एक लिख लिया, बचा 5। ठीक है, 5 में से हमने एक लिख दिया, बचा कितने, 4 संख्याएं बची। 4 में से एक हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। तो 4 पचे 20, 20 चौको 80, 80 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 80 तिया हो जाएगा 240। 80 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 240। तो 96 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 240 हो जाएगा। तो 47 नंबर। कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया सबको, आपको 47 नंबर क्वेश्चन क्लियर है सबको, 47 नंबर। चलिए देखते हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 नीली गेंदें हैं, जो 2 गेंदें क्रमशः निकाली जा सकती हैं, तो बिना वापसी के दोनों एक ही रंग की होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो 3 लाल गेंदें हैं, 5 नीली गेंदें हैं। ठीक है, 3 लाल गेंदें, 5 नीली गेंदें। ठीक है, 2 गेंदें क्रमशः निकाली जा सकती है, क्या बोला है, 2 गेंदें क्रमशः निकाली जा सकती हैं, तो बिना वापसी के दोनों एक ही रंग के होने की प्रायिकता। तो देखिए, अगर हम 3 लाल और 5 नीली, ध्यान दीजिए, 3 लाल है और 5 नीली है, तो दोनों मिला कितना हो गया बताइए, 8। 8 में से हमने 2, भाई 2 को लेना है, कितना लेना है, 2 को। ठीक। हम्म, नहीं, 8 में से 3 लाल है ना, 3 लाल है, देखिए 3 लाल है। ठीक है, और उसमें से हमने एक बॉल ले लिया, तो कितनी बॉलें बची बताइए, 2 बॉल बची, कितने में से बताइए, 7 में से, तो 6/56 हो जाएगा ये। ठीक। और अगर हमको बताइए नीली गेंदों में से निकालना है, ठीक है, तो टोटल 8 में 5 3 8 है, 8 में से 5 विकल्प हो सकते हैं। ठीक। और हमने क्या किया, एक गेंद ले लिया, तो बचा कितना, 4। तो 5 चौको 20, सॉरी 7 बचेंगे, तो 20 कितना हो गया बताइए, 56। चलिए जोड़ते हैं, तो 20 6 कितना हो गया बताइए, 26/56 कितना हो जाएगा, 26/56। 2 से काटिए 13 होगा, 2 से काटिए 28 होगा, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 13/28। यानी आंसर कौन है बताइए, ऑप्शन नंबर है। चलिए एक बार समझा देते हैं इसको। एक थैले में 3 लाल है और 5 नीली गेंदें हैं, 2 गेंदें क्रमशः निकाली जाती है बिना वापसी के, दोनों एक ही रंग की होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, एक ही रंग की। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही रंग की होनी चाहिए, तो टोटल लाल 3 गेंदें 5 नीली गेंदें मिला के टोटल 8 हो गया। और 3 लाल में से, भाई 3 लाल में से क्या 2 होनी चाहिए गेंदें, तो 3 लाल में से एक गेंद का तो स्थान यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक हमने रख दिया, फिर बचा कितना, जब एक हमने रख दिया तो बची 2 गेंदें, वो भी कितने में से, 8 में से अगर एक गेंद हमने रख दिया, तो 8 में से बस 7 ही गेंदें बची टोटल, तो 3 दूनी 6, 6 हो गया 56। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, 5 नीली गेंदों में से 2 एक ही रंग के नीले यानी नीली गेंदें रखनी है, तो हमने क्या किया कि 8 में से 5 नीली गेंदों में से कोई एक गेंद हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो एक गेंद तो हमने रख दिया 5 में से, कौन सा रखा मालूम नहीं। ठीक, फिर जैसे एक गेंद रख दिया, तो 5 में से एक रख दिया, तो कितनी गेंद बचेगी, 4। 5 नीली गेंद में से एक गेंद बचेगी। और ये बताइए, अगर एक गेंद निकल गई, तो यहाँ से भी तो संख्या कम होगा ना, अगर 8 में से एक निकल गया तो बचेगा कितना, 7। तो 5 चौको 20, 8 सत्ते 56, जोड़े तो कितना है बताइए, 6/56 ये, 20/56 ये, तो जोड़े तो कितना है बताइए, 26/56 आ गया। कितना आ गया, 26/56 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 26/56 को काटा, 13/28 हो गया। आंसर क्या हो गया बताइए, 13/28। ठीक, अब चलिए आ जाइए अगला। ठीक है, कोई क्लास है? बायोलॉजी का, चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं। असल बात है कि बायोलॉजी का क्लास है, ठीक है ना, पीजीटी का। आज थोड़ा क्लास भी लेट हो गया है, ठीक है, तो 4 बजे से शुरू होने वाला है।
तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आज थोड़ा 65 क्वेश्चन का टारगेट नहीं हो पाया। तो 49 क्वेश्चन अब इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि अगला क्लास लगा, 5 मिनट टाइम है बस, बायोलॉजी का क्लास है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ये जो क्वेश्चन इसके शेष बच जा रहे हैं 65 क्वेश्चन के, कल हम करा देंगे, ठीक है। बाकी आगे का जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और बाकी हम देख रहे हैं कि कल तो आप सभी लोग आंसर लगातार बताए जा रहे थे, लेकिन आज के क्वेश्चन का लेवल बढ़िया बढ़िया था। तो ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपका इजी वे में क्वेश्चन आए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेवल वाले। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे मजेदार आ ही जाएंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास से जुड़िए। रेगुलर वे में आपको हमने बता ही दिया है, 2 बजे से क्लासेस रहती हैं। लेकिन इधर 3 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, कल भी थोड़ा सा क्लास लेट से ही लगेगी। कारण क्या है, हमने आपको बता दिया, टेट का जो पेपर का सोल्यूशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये कल भी चलेगा, उसका हम निश्चिंत होकर खूब बढ़िया से लगेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज सब कैलकुलेशन था।